मायावती जी का शक्ति प्रदर्शन हो पाएगा, कितना हो पाएगा, एक प्रश्न ये। और अगर अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन हो गया तो फिर बसपा का आक्रामक तेवर किसके लिए खतरे की घंटी होगा उत्तर प्रदेश में। ये दो विषय बने हैं। मेहमानों से परिचय करा दें। दीपक सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दीपक जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। एडवोकेट सुरेश चंद्र जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीएसपी के, सुरेश जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद शिकोह जी, मुद्दतों बाद बहन जी घर की देहरी लांग रही हैं। चुनाव में भी वो जहाज टू जहाज ही रखती थी मामला। गैर चुनाव काल में पहली बार हो रहा है मेरे ख्याल से 1-1.5 दशक बाद, जब बहन जी बाहर निकल रही हैं और बसपा ने एक रैली करने की ठानी है कांशीराम जी की जयंती के दिन। इसका क्या असर दिख रहा है? क्या आपको क्या समझ में आ रहा है भविष्य में इसका असर किस पर कितना पड़ सकता है? बीएसपी कितना कुछ करके दिखा सकती है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि बहन मायावती लगभग 10 साल से, 1 दशक से ज्यादा समय से मैदान छोड़े हुए थी और अब मैदान में आ रही हैं। लोग यही कह रहे थे, उनके फॉलोअर, उनके वोटर्स यही लगातार कह रहे थे कि वो मैदान में आए, चुनाव लड़ें, नजर आए, जमीनी संघर्ष करें तो हम उनके साथ आ जाएंगे। अब 1 दशक से ज्यादा समय जब वो उन्होंने मैदान छोड़ दिया था, यानी उनकी मंशा ही लग रही थी कि वो एक्टिव राजनीति से लगभग बाहर लग रही थी। क्योंकि जब कोई बड़ा नेता मैदान में आता है तो उसका कैडर, उसके वोटर्स में जोश आता है और उसकी एक उम्मीद जगती है। जब वो 10 साल से अधिक समय से मैदान ही छोड़े हुए थी, यानी अपने आम पब्लिक के बीच में इस तरह की रैलियां उन्होंने करना बंद कर दी थी, जबकि उनकी पहचान, उनकी ताकत और उनका शक्ति प्रदर्शन उनकी रैलियों से होता था। बहुजन समाज के जो महापुरुष थे, उनकी रैलियों में ऐतिहासिक भीड़ 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख इस तरह होती थी। लेकिन जब से उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी का, डबल इंजन की सरकार आई और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित होने लगा, तो उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने बिल्कुल ही, यानी पूरे देश में भी मैदान छोड़ दिया था। खुद वो मुखातिब नहीं होती थी, उनके पदाधिकारी जो भी करें या वो अपनी पार्टी मीटिंगें करती रही। इस तरह की रैली का इंतजार था उनके फॉलोवर्स में। उनके फॉलोवर्स, उनके वोटर, जो एक बड़ा कैडर रहा है, उनके अंदर निराशा इसी बात की थी और उनका कमिटमेंट भी ये था कि जब बहन जी मैदान में आएंगी, हमसे सीधे मुखातिब होंगी, तो हम फिर से घर वापसी कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये अगर सफल होती है रैली, जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि भीड़ जुटाने के लिए 5 लाख का कम से कम या इससे भी ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है, एक बड़ा रैली स्थल जिनकी स्थापना भी उन्होंने की थी, जो काशीराम जी के ही नाम से है, वहां जो तैयारियां चल रही है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं उनकी घर वापसी, उनके वोट बैंक की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो सकता है। तब जब इतना क्राउड, कम से कम इतना नहीं तो 3-4 लाख अगर इकट्ठा हो जाता है, या फिर कुछ अच्छी ज्वाइनिंग होती है, कुछ जाने पहचाने नेता अलग अलग दलों के या बसपा से वापस हो चुके नेता ज्वाइन करते हैं, बड़ा क्राउड इकट्ठा होता है। और मायावती जी का कंटेंट अगर ये होता है कि वो अपने दलित समाज, जो उनका आधार है, उसकी वापसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। अगर वो मुस्लिम समुदाय और गैर यादव जातियों पर ज्यादा ध्यान देंगी, तो एक तोहमत उन पर फिर से दोहरा सकती है कि साहब ये तो भाजपा स्पॉन्सर है, क्योंकि वो पीडीएस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का वोट काटने के लिए ये बीजेपी के कहने पर ये संघर्ष कर रही है। लेकिन अगर मायावती जी दलित समाज के लिए सिर्फ बहुत आक्रामक तरीके से, बड़े इमोशनल तरीके से उनकी घर वापसी के लिए दुहाई देती हैं, तो मुझे लगता है कि बसपा का भविष्य फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में चमकने लगेगा और आने वाला चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में होगा। ठीक बात। सुरेशन जी, कांग्रेस अभी कह रही थी कि मायावती जी के कंठ में अंबेडकर हैं और दिल में कमल का फूल है। ये क्या मसला है? अनम्यूट कर लीजिए भैया, सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी
सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। ठीक भाई, मूल विषय ये कि अभी उदित राज को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मायावती जी के मुंह में अंबेडकर है लेकिन दिल में भाजपा है, और यही आरोप बसपा पर समाजवादी पार्टी भी लगाती है कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। और ऐसे में अगर बहन जी एक्टिव हो रही हैं वो 27 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो इसका कोई तो संदेश होगा, इसके पीछे कोई मंतव्य होगा। वरना बहन जी ने तो कितने चुनाव वॉक ओवर दे दिए, बोले नहीं हमें मतलब नहीं भाई है, हम चुनाव प्रचार के दौरान ही 2 3 4 6 जगह हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बस उसके बाद हमसे मतलब नहीं, जीतो चाहे हारो। ऐसा रहा है। अब वो निकली है, लेकिन एक इम्तिहान तो बसपा का और खुद विशेष तौर पर मायावती जी का भी हो जाएगा 9 तारीख को, कि उनमें भीड़ जुटाने की क्षमता सुरेश जी कितनी बची है। ये भी नावेद जो बात कह रहे थे बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस देश ने, प्रदेश ने मायावती जी की बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, मायावती कांशीराम की, लखनऊ में ही देखी हैं और जगह भी नहीं, लेकिन बहुत समय से टेस्ट ही नहीं हुआ कि मायावती जी की कॉल में कितनी जान है। सुरेश जी, आज मुझे लग रहा है सुरेश जी के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, जब ठीक वो उनसे संपर्क हो तो हमें बताइएगा। अशोक यादव जी, एक परसेप्शन ये है कि बसपा जितना खड़ी होगी सपा को उतना नुकसान होगा। मुझे लग रहा पूरी बहस में ये एंगल है जो आपकी पार्टी से जुड़ता है, ऐसा एक पब्लिक परसेप्शन है। जी देखिए जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम जब आता है 2024 को, जी, और पीडीए का कंसोलिडेशन उभर कर उस चुनाव परिणाम में उत्तर प्रदेश से उभर कर आता है, और वो कंसोलिडेशन से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विचलित हुई, और तभी से वो लगातार इस प्रयास में है कि पी को अलग, बी को अलग और ए को अलग। जो पीडीए का जो मुट्ठी है, उस मुट्ठी में से पी को अलग कर दो, डी को अलग और ए को अलग करके उसको कमजोर कर दो। पीडीए मूवमेंट को कमजोर करने का पूरा भाजपा का एक स्ट्रेटजी चल रही है, और उसी क्रम में ये आपने जो अभी बहन जी का जो प्रकरण दिखाया, बीएसपी का जो प्रकरण दिखाया, उसी की एक कड़ी है। देखिए, माननीय काशीराम जी जो कि हमारे दलित समाज के, बहुजन समाज के बहुत बड़े मतलब पथ प्रदर्शक थे, आंदोलन उन्होंने करना सिखाया लोगों को, और उन लोगों के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और संख्यों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए इन्होंने सिखाया, और उन्होंने नारे भी बड़े अच्छे अच्छे दिए। आपको याद होगा कि कौन, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन उन्हीं के आदर्शों पर जो पार्टी का गठन हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, आज उस पार्टी का नारा दूसरा हो गया है कि उसका नारा ये हो गया है कि बीएसपी का एक ही नारा, भाजपा की सरकार बनाना, बीएसपी का एक ही नारा, भाजपा की सरकार बनाना। तो इस तरह की नारा अगर बहुजन समाज आज लगा रही है, और मान्यवर काशीराम के दिए गए सारे नारों को भूल चुकी है, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, बसपा इससे कोसों दूर हो गई है। कहाँ कोई जो है वोट की और अधिकार की बात करती है, हमारे आरक्षण की बात करती है। अशोक भाई, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं एंड ऑफ द डे मान लीजिए बसपा में जुम्बिश आई और बसपा कुछ मजबूत हो गई, तो बसपा की मजबूती आपको कमजोर करेगी? प्रश्न ये है। अमिताभ जी, देखिए, बसपा को जैसा कि मुझे पता, लगभग 24 से 25% उसका वोट शेयर था, जो घटते 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 8 से 9% आ गया। ये क्यों आया ऐसा? ये बसपा खुद देखना है, वो पीडीए आंदोलन को बसपा क्या कमजोर करेगी, क्योंकि पीडीए वर्ग तो जान चुका है बसपा की हकीकत। जो पार्टी 23 से 24% वोट शेयर वाली पार्टी 8 से 9% पे आ गई, सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि उसका उद्देश्य बदल गया है। उसका उद्देश्य बदल गया है कि मनुवादी, सामंतवादी भाजपा को सत्ता तक पहुंचाना। जो पार्टी खुद अपने आप को एक सुसाइडल बॉम्बर की तरह इस्तेमाल करके भाजपा को आगे बढ़ाने पर लगी हुई है, वो पार्टी हमको क्या कमजोर करेगी? हमारा पीडीए बिल्कुल कंसोलिडेट है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में था कंसोलिडेट, उससे भी ज्यादा कंसोलिडेट हमारा पीडीए है, और एक कंसोलिडेट होकर के
2027 में इस मनुवादी सामंतवादी योगी सत्ता को उखाड़ के फेंकेगा। क्योंकि आज आप देखिए कि एनसीआरबी के डेटा में भी अशोक भाई अभी एनसीआरबी रुक जाओ, अशोक भाई अभी एनसीआरबी छोड़ दो, बड़ी शुष्क बहस हो जाएगी है ना, अभी ये अच्छी बहस चल रही है। सुरेश जी से मेरे ख्याल संपर्क हो गया, मैं एक बात अशोक जी के लिए कहूंगा, फिर सुरेश जी आऊंगा आपके पास, सवाल आपने सुन ही लिया था। अशोक जी पीडीए का मामला जो है ना, नावेद बाबू आप भी सुनो, ये बड़ा कठिन तलवार की धार है। कल मोहम्मद आजम खान ने एक ऐसा सवाल उठाया है कि जिसकी काट मुझे तो नहीं मिली, मैं घंटा 2 घंटा उस पर दिमाग लगाता रहा, क्या 2-3 प्याला चाय पी गया फिर भी काट नहीं ढूंढ पाया। उन्होंने कहा हमको, नावेद बाबू, आजम खान ने कहा मुझे ये बताओ, ये जो इंडिया अलायंस है, अशोक जी सुन लीजिए, जिसमें आपकी पार्टी प्रमुख है भूमिका में, बोले ये जो इंडिया अलायंस है इसकी जब जब बैठकें हुई, इसके मंच पर हिंदुस्तान की आबादी में सबसे बड़ा दूसरे नंबर की आबादी रखने वाले वर्ग का एक भी आदमी मंच पर बैठा, उसे कुर्सी मिली और नहीं मिली तो बोले फिर क्या है। अखिलेश जी ने इसकी आलोचना कभी की नहीं की, इस पर आपत्ति जताई कि नहीं कि भाई बराए नाम ही सही एक आध मुसलमान भी बैठा लो, कि शरद पवार के, अखिलेश यादव के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी की, सोनिया गांधी की, खड़गे जी, सुप्रिया सुले, रामगोपाल यादव ना। अब आजम खान ताल ठोक के पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के बाद जिसकी सबसे बड़ी आबादी, उसके एक आदमी को आपने स्टूल पर भी नहीं दिया वहां। और एक दूसरी और खतरनाक बात कह रहे हैं आजम खान साहब आजकल, नावेद बाबू, वो आजकल ऐसे ऐसे जहर बुझे तीर छोड़ रहे हैं जिसका काट नहीं मिलेगी। उन्होंने, अशोक जी सुन लीजिए, अब आजम खान की बात तो सपा हल्के से नहीं ले सकती ना, मतलब बंद कमरे में ले भी ले, खुले में तो नहीं बोल पाएगी। खुले में बोलेगी तो पर रायता बिखर जाएगा चौराहे पर। उन्होंने कहा कि आजम खान को जिस मुकदमे, जिन धाराओं में सजा हुई, उससे एक फादिल धारा में राहुल गांधी को सजा हुई। बोले आजम खान की सदस्यता निरस्त करने से लेके और चुनाव की घोषणा तक अल्लाह का नाम लेके 6 घंटे में हो गया, सब 6 घंटे में। अब बोले राहुल गांधी को मौका दिया गया कि नहीं हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, स्टे लेके आओ, मौज करो। आजम खान कहते हैं इसका अंतर सिर्फ इतना है कि मेरा नाम है मोहम्मद आजम खान और उनका नाम है राहुल गांधी। वो लपेट रहे हैं कांग्रेस को भी, इंडिया अलायंस को भी। अभी सपा का सीधे नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मौसम में ठंड बढ़ेगी, हो सकता है सीधे सपा का नाम भी लेने लगे, क्योंकि वो आजम खान है। ये पीडीए को चोट पहुंचाने वाली बात है अशोक बाबू, इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। जब वो ये कहते एक आदमी बता दो जो मुसलमान हो और मंच पर बैठा हो, तो मुसलमानों की आंखों के सामने वो चेहरे घूम जाते, वो कहते हाँ यार एक भी मुसलमान नहीं बैठा लाइन ने। तो तभी तो वो कह रहे कि अब्दुल्ला दरी बिछाएगा क्या। मसला यहां आके फंस गया कैड़ा। खैर सुरेश जी, कांग्रेस कह रही है और सपा भी कह रही है कि बहन जी का ये जो 9 अक्टूबर वाला कार्यक्रम है ये भाजपा की देन है। भाजपा ने उनसे कहा है कि मायावती जी एक्शन में आ जाइए। सुरेश जी। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से 9 अक्टूबर का न्योता देता हूं लखनऊ जाने का, और अगर लखनऊ नहीं जा सकते हैं तो 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड दिल्ली पर आए साहब की श्रद्धांजलि के लिए। और साल हो गए 19। 9 अक्टूबर 2006 की मध्यरात्रि को साहब का देहावसान हुआ। और ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं, इनको तो उनका एहसान बंद होना चाहिए साहब का। साहब के उदय के बाद, बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद ऐसे लोगों का मौका लग गया संसद तक जाने का। और जितने लोग बैठे हैं, सुको साहब की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन पर हम खरे उतरेंगे 9 अक्टूबर को। और जो कहीं संदेह और भ्रम है, वहां हम उनको पूरी तरीके से तसल्ली देंगे। 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब
का जो परिनिर्वाण हुआ, हम लोगों के दिल में सच्ची श्रद्धा है। और जो आपने जिक्र किया कि भाई पहले से शांत रहे, ऐसा नहीं है। लखनऊ पर हर साल कार्यक्रम होते रहे, अब की बार थोड़ी ताकत ज्यादा लगी है। और दिल्ली पर भी 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर हर साल कार्यक्रम होते रहे, तो वहां ऐसा नहीं है। और जो ये जिक्र कर रहे हैं कि भाई मायावती जी के, माने बहन जी के गले में बाबा साहिब का नाम है, अंदर कुछ और है, दोहरी चाल चलने अंदर वाले कमल का फूल है, ये वो करे अंदर कमल का फूल है जी। तो कमल का फूल पता नहीं कभी ना कहाँ भूल, है, एक हमारी नारा था जानकारी कमल में का नहीं फूल है। कभी ना भूल लेकिन हम इतना जी। ना 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 ना, हमारा वादा इरादा ये है कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास, देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास। बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उमदा काम। आज जो हम सारे लोग चर्चा कर रहे हैं और जितने भी वक्ता लोग बैठे हैं, सुको साहब ने अपनी बात अरे कही है। अशोक, सुरेश जी वो आप देखो, पत्रकार आप तो के पुराने हैसियत से आदमी। ज्यादा सुरेश जी एक मिनट, बीएसपी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कांशीराम जी को देखा ही नहीं एक्टिव लाइफ में, ठीक। क्योंकि 6 में उनका देहांत हुआ, उससे बहुत पहले वो इनएक्टिव हो गए थे अपनी तबीयत और दूसरे कारणों से। मैं वहां इसका खुलासा नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने कांशीराम जी के साथ काम किया वो बसपा में नहीं रहे, तो इसलिए अभी जो बसपा में है वो नए खिलाड़ी हैं। उन्होंने कांशीराम की फोटो देखी, कांशीराम नहीं देखा। लेकिन सुरेश जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने कांशीराम जी को देखा है, उनके साथ रह के देखा है। सुरेश जी एक बात मैं चाहता हूं, देखो आप कोई नारा दो, यहां बैठ के दो चाहे छत पे खड़े होके दो, लेकिन ये बात जो अशोक यादव कह रहे हैं, जो कांग्रेस कह रही है, जो नावेद सिको सुन तो लो कह रहे हैं, ये बात लोगों के दिमाग में है। ऐसा नहीं कि मान लो ये तो राजनीति कर रहे हैं, नावेद तो राजनीति नहीं करते, सबके दिमाग में है और मेरे भी दिमाग में है। आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्या अग्नि परीक्षा कैसे दोगे ये आप तय कर लो। 9 तारीख को आपको लोगों को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हमारा बीएसपी से दूर दूर तक कोई लेना और बीजेपी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। आप दिला ले गए ये बात तो जय जय, और नहीं दिला ले गए तो 5 लाख भीड़ जुटाओ चाहे 15 लाख हो ना जाना, कुछ नहीं। सुरेश जी मंच पर 2-2 हाथ तो करने पड़ेंगे। गो जलेबी बनाओगे भाषण की तो नहीं चलेगा जी। इसमें स्पीच या भाषण का तो कोई मतलब नहीं है। जो साहब के सिद्धांत हैं, जो उन्होंने बाबा साहब के सिद्धांतों को लागू करने का, हमें मालूम है साहब के सिद्धांत क्या हैं, हम लोगों को समझाया, तो वो सिद्धांतों पर आज माननीय बहन जी स्वयं तैयार हैं हर तरीके से। और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, मैं तो काफी पुराना हूं, आपने जैसे जिक्र किया उस तरीके से हमारे पूर्णतः साथी, नई टीम भी और पुरानी टीम भी सारी की सारी मिलकर के संघर्ष कर रही है। और जो हमसे अपेक्षाएं हैं, हम 2027 वाले चुनाव की जो चर्चा कर रहे हैं, हम पूरी संभावना है कि हम वहां पर सत्ता तक पहुंचेंगे। इतना परिवर्तन नजर आएगा अब की बार, जो ये संदेश जाएगा वहां से। बाकी तो सब ठीक है सुरेश जी। नहीं मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट ठीक है, मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूं, जनता क्या चाहती है इसका थोड़ा बहुत अंदाज हमको भी होता है, केवल नेताओं को ही नहीं। मेरी समझ कहती जनता मायावती, ठीक है सुरेश जी आगे, मायावती से ये सुनना चाहती है कि जैसे मायावती आज से 15 साल पहले बोलती थी मंच पर, क्या आग लगा दो, तूफान ला दो, वैसे ही भाजपा की रगड़ाई करें। और अगर बहन जी ने गोल गोल जलेबी बनाई तो जनता पूरी सब्जी खा के पानी की बोतल हाथ में लेके निकल लेगी। सुरेश जी वैसी रगड़ाई कर सकती हैं अरे रुक जाओ महाराज, जिन भाषणों के लिए मायावती जानी जाती थी तब तो लोग सुनेंगे, और गोल गोल जलेबी बनाई तो कौन सुनेगा सुरेश जी? नहीं देखेगा, ऐसा नहीं होगा, जलेबी नहीं बनेगी।
जलेबी से बढ़कर के जो लड्डू होते हैं, लड्डुओं का वितरण होगा फरवरी 27 में। उम्मीद पर खरे उतरेंगे हम आप जी। और नहीं है, क्योंकि उसमें यदि आज कोई सिद्धांत की राजनीति कर रहा है, ये राजनीतिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते हैं। सुरेश जी, जो ये अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा सुरेश भाई, रुकना होगा। मैं दीपक सोनकर के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं कि बीएसपी के साथ सिद्धांत की राजनीति की बात कार्यकर्ताओं को नहीं करनी चाहिए। बाकी सब पार्टियां थोड़ी बहुत सिद्धांत की बात कर सकती हैं, माने चाहे ना माने, लेकिन मुंह से तो बोल ही सकती हैं। लेकिन बीएसपी ने, उसका कारण है, कांशीराम जी ने एक बार ने कम से कम 50 दफे मुझसे कहा कि मैं किसी सिद्धांत को नहीं मानता ना, मैं इनसे भी खेलता हूं, उनसे भी खेलता हूं, जहां फायदा मिले वहीं ठीक है। और वो कहते थे हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए। किसने कह दिया? हमें मजबूत सरकार चाहिए, हमारा काम हो, हमारी बात आगे बढ़े। कांशीराम इस भारत के इकलौते ऐसे बड़े नेता थे जो किसी सिद्धांत की हिपोक्रेसी में कभी नहीं बंधे, कभी नहीं बंधे। मुलायम सिंह को बनाया तब भी नहीं बंधे, मुलायम सिंह को हटाया तब भी नहीं बने। बनाया तो कहा ये पिछड़ों का नेता है, हटाया तो बोले तो पंचायत के लेवल का आदमी था, मैंने गलत बना दिया इसको। उनने फिर ये चिंता नहीं की कि पिछड़े नाराज हो जाएंगे। इसलिए बीएसपी में जब कोई ये कहता है कि सिद्धांत बीएसपी में कभी नहीं रहे, कांशीराम ने कोई सिद्धांत ही नहीं बनाया। उन्होंने केवल एक सिद्धांत बनाया, सत्ता का नियंत्रण अपने पास कैसे रहे, बात खत्म। और सुरेश जी वो हमसे कहते थे कि बसपा को हमने बहुत सालों तक तो, नवेद बाबू, कांशीराम जी कहते थे बहुत सालों तक तो हमने बसपा को केवल चुनाव हराने वाली मशीनरी के तौर पर रखा। क्या? कि जिसको हरवाना है किसी को हमसे संपर्क करो, खुले में आओ। वो ये फर्जी बातों में नहीं पड़ते थे सिद्धांत ना, उनसे जब भी बात करो वो कभी गंभीर और गहरी और ये कठिन लच्छेदार बातें नहीं बोलते थे। इसलिए सिद्धांत नहीं, प्रैक्टिकलिटी। और दीपक सोनकर जी, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कि बसपा और आपका रिश्ता क्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो घड़ी आ गई है जब मायावती जी को फैसला लेना होगा। पार्टी चलाना चाहती हैं या नहीं, और अगर चलाना चाहती हैं तो इस अवधारणा के जिंदा रहते बसपा नहीं चल सकती कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। ये नैरेटिव जब तक जिंदा रहेगा बीएसपी खड़ी नहीं हो पाएगी। तो क्या आप बीजेपी को भी लग रहा है कि हाँ अब वो समय आ गया कि तुम इधर और हम इधर, तुम इधर मुड़ जाओ हम इधर मुड़ जाएं? सोनकर जी। देखिए अमिताभ जी, हमेशा से चर्चा में बात आती है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी बी टीम है, कांग्रेस बी टीम है। मगर इस बात से ये तो तय हो गया कि ये सारी बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी ए टीम, वो देश में सबसे बड़े और लोकतंत्र के साथ चल रही है और वो ए टीम के रूप में काम कर रही है। देखिए आज जिस प्रकार से हम लोग जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, भाई श्रद्धेय कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर 9 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने कार्यक्रम करता है। बहन जी ने भी इतने समय शांत रह करके आज एक बड़े रैली का आयोजन किया है, वो सब भी कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी का अपना मूल मंत्र है और अपना नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ के साथ चलने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो विश्वास लगातार बना है। 2014 से जनता के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने की जो साथ किया है, जो उनको योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, वो निश्चित रूप से वो विश्वास बना है। मगर सवाल ये खड़ा होता है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं। अमिताभ जी, कई सारी डिबेटों में मैं जुड़ा हूं, हर कोई पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ देता है। अब ये पीडीए की भाषा अलग अलग क्यों बनती? भाई मेरे हिसाब से जो पीडीए है
वो तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो केवल परिवार को डेवलप करने में लगे हुए हैं। और ये किस धी की बात करते हैं, किस ए की बात करते हैं, किस पी की बात करते हैं, ये समझ में नहीं आता। ये अगर ये जिस डी की बात करते हैं तो 2012 से 17 तक उस डी का शोषण सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। उस डी के आरक्षण के प्रमोशन पर रोक इन्होंने लगाई, बाबा साहब के पार्कों को इन्होंने तोड़ा, दलित समाज के ऊपर ट्रैक्टर से कुचल करके हत्या इन्होंने करी। तो फिर आप किस डी समाज के नेतृत्व की बात करते हैं? वह डी समाज या दूसरा दलित समाज यह जानता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है उसकी मूलभूत सुविधाएं, उस गरीब के सर पर छत्र, उसके घर में जला हुआ चूल्हा, उसके घर के बाहर बनी हुई सड़क, उसके घर की अच्छी बिजली की व्यवस्था, ये सब वो चाहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उस सरकारों को देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये बदलाव प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और आज जिस प्रकार से समाज जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है और लगातार 2014 से उसका परिणाम भी दिख रहा है। मगर ये विषय सबसे बड़ी बात जो ए टीम और बी टीम की चर्चा की बात है, वो 9 तारीख की जो चर्चा हम लोगों ने भी सुनी है और आपने भी उसको आजम खान जी के रूप में सारी बातें सामने आई हैं। और ये भी सुगवाहट है कि 9 तारीख को मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या बसपा में जुड़ने जा रही है। और इससे किसको परेशानी होगी, किसको दिक्कत होगी, ये तो अशोक भाई भी जानते होंगे अच्छी चीज से कि जब मुस्लिम समाज ज्यादातर बीएसपी में चले जाएगा तो किसका वोट बैंक खिसकेगा, कौन पीडीए की बात करेगा, कौन एमवाई समीकरण की बात करेगा। क्योंकि जनता का सबसे बड़ा परसेप्शन है मूलभूत सुविधाएं, उसकी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों तक पहुंचे, अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी सशक्त करने का काम किया जाए, ये सब उसकी सुविधाएं। और भारतीय जनता पार्टी इसी पैटर्न पर चल रही है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करेंगे, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करेंगे, उसको नेतृत्व करेंगे। ठीक दीपक भाई, इसमें बहुत सारी बातें थ्योरी की हैं और राजनीति 100% प्रैक्टिकलिटी है। क्या 1% भी थ्योरी नहीं? ये थ्योरी की बातें सियासत के अंदर नहीं होती, बाहर वाले कमरे में की जाती हैं, अंदर नहीं की जाती। अंदर क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सुरेश जी भी जानते हैं, ठीक है ना। अशोक जी, भाजपा के दीपक सोनकर जी कह रहे हैं कि ऐसी सूचनाएं हैं कि 9 तारीख को बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग बसपा से जुड़ सकते हैं, रैली में शिरकत कर सकते हैं। और उधर आजम साहब जो हैं वो धनुष से बाण उतार ही नहीं रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। दशहरा बीत गया फिर भी वो नहीं। अब वो ऐसा सैसा सवाल, बुद्धिमान तो है, ऐसा सवाल ढूंढ के लाए कि जिसका जवाब आप लोग कहाँ ढूंढ पाओगे। जवाब है ही नहीं कि भाई 25 कुर्सी लगी हर मीटिंग में, एक भी मुसलमान नहीं। बोले क्यों? बोले तो दूसरे नंबर का है, मजहब है भारत का। बोले फिर इंडिया गठबंधन काय का? ये सवाल आपको भी परेशान कर देगा एटा इटावा, फरुखाबाद, आजमगढ़, मऊ में, क्योंकि ये सवाल लोगों को समझ आ जाएगा। नेता क्या कह रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं, नेता का कहा जनता की समझ में आ जाए तो ठीक है। ये सवाल समझ में आ जाएगा कि हाँ यार फोटो किसी को बैठाला तो नहीं मुसलमान को, और राहुल गांधी को रास्ता दिया और आजम खान को 6 घंटे में निपटा दिया। ये जो वो 2 बातें कह रहे हैं, और इसी बीच में बहन जी की रैली आ गई और भाजपा इशारा कर ही रही है कि मुसलमान बहन जी की तरफ जा सकते हैं। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए बड़ी आपको जो मैं बातें कर रहा था, जो मैं अभी या जो कांग्रेस के ऋतुराज जी ने कही, अभी उस बात का स्पष्ट, जैसे संस्कृत में कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बसपा के अंदर की बात उन्होंने पर्दे के बाहर ला दिया। भाई ये बात तो भी हमें लगता है जो सुरेश चंद्र जी हैं ये भी नहीं बता पाया कि बसपा में कौन कौन नेता जुड़ने वाला है 9 तारीख को। ये बात भाजपा के प्रवक्ता को पता है। 9 तारीख को बसपा के साथ कौन कौन नेता जुड़ने वाला है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अच्छा, दूसरी बात देखिए, अभी दीपक जी बहुत सारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और क्या क्या योजनाएं गिना रहे थे। देखिए, जो योजनाएं सरकार चलाती है, 5 किलो राशन वाली, उज्ज्वला योजना वाली, ये हर महीने आप जाएंगे सरकार के दरवाजे पे दस्तक देंगे, याचक की भूमिका में, फिर अगले महीने आपको जाना होगा, नौकरी दे देंगे, फिर आप तो आत्मनिर्भर बन जाएंगे ना। इसलिए आरक्षण और नौकरी से वंचित कर दी। दूसरी बात, पॉलिटिकल सवाल पे मैं आता हूँ। देखिए, पॉलिटिकल सवाल यह है कि आज
जो पंचवर्षीय योजनाएं हम लोग बचपन में थे तो पंचवर्षीय योजना चलती थी कोई गोल को अचीव करने के लिए। आज योगी सरकार या भाजपा कुछ इसी तरह की योजनाएं चला रही है प्रदेश में, जिसको मैंने इसके पहले भी कहा, पी को अलग करो, डी को अलग करो, ए को अलग करो। ये योजनाएं चला रही क्रमबद्ध तरीके से, और आपको ऐसे कई एग्जाम्पल आपको अभी 2027 तक मिलेंगे, जिससे ये जाहिर होगा कि पी और डी और ए को अलग करने के लिए और कौन कौन सा चीजों का इस्तेमाल भाजपा करती है। उसको लेकर के डी समाज, खासतौर से डी समाज, वो बिल्कुल सबसे ज्यादा जागरूक अगर समाज में है तो वही है। उसको पता है कि बहन जी का इस्तेमाल भाजपा कर रही है, और वो दलित समाज आज बाबा साहब के सपनों को और मानवर कांशीराम के सपनों को लेकर के जिंदा है, वो जी रहा है कि मानवर कांशीराम क्या सोचते थे, बाबा साहब क्या सोचते थे, और बहन जी क्या सोच रही है, या आजकल की आज की बसपा क्या सोच रही है। तो इस उधेड़ बुन में अब डी समाज है नहीं। डी समाज को स्पष्ट दिशा दिख गई है कि भाजपा को हटाना है। अब भाजपा को हटाने के लिए पीडीए का आंदोलन है, इंडिया गठबंधन है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं पीडीए समाज को, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से भाजपा जाएगी, मतलब मनुवादी व्यवस्था जाएगी, सामंतवादी व्यवस्था जाएगी, आरक्षण लूटने वाली व्यवस्था जाएगी, दलित उत्पीड़न वाली व्यवस्था जाएगी, मतलब भाजपा सरकार जाएगी। ये सारी योजनाओं को एक साथ बंद करने के लिए पी, डी और ए तीनों एक साथ यूनाइट रहेंगे, क्योंकि इसी में सबका भला है। जहां पी और डी और ए अलग हुए तहां फिर भाजपा की चांदी हो जाएगी। इसलिए बहन जी कितनों कोशिश करे, बसपा कितनों कोशिश करे, लेकिन न तो डी अलग होने जा रहा है, न तो पी अलग होने जा रहा है, न तो ए अलग होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, जो मान्यवर कांशीराम जी थे, जो मैंने पढ़ा है, जो बसपा की स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को, उन्होंने बड़ा उद्देश्य उनका बहुत बड़ा था, और उद्देश्य था कि समता मूलक समाज की स्थापना। लेकिन आज क्या है, समता मतलब असमता मूलक समाज की स्थापना हो गई हर जगह। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा, अशोक भाई रुकना होगा। नावेशिको के पास नावेशिको, पीडीए और पीडीए के ऊपर इंडिया गठबंधन, उसी के तंबू के नीचे पीडीए भी आ गया, और आजम खान उस तंबू को ही के नीचे लगी बल्ली खींचे दे रहे हैं। वो कह रहे ये तो बताओ बरखुरदार, एक भी मुसलमान नहीं मिला कुर्सी पर बैठाने के लिए, हैं? जाने किन किन को बैठाल दिया, कैसों कैसों को बैठाल दिया, मुसलमान को नहीं बैठाला। तो वो तो बल्ली खींचे ले रहे हैं ये पीडीए की तंबू की। अब देखिए, एक ही टाइम पे दो तरफ से घेराबंदी हो रही है इंडिया गठबंधन की, यानी सपा और कांग्रेस की, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। एक तरफ मायावती की ये रैली और दूसरी तरफ आजम खान साहब का जबरदस्त दबाव। उनके तमाम जो बयान और इंटरव्यू आ रहे हैं उसमें एक एक बिंदु जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर दबाव बना रहा है, जिसका आपने जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन में प्रतिनिधित्व मुस्लिम चेहरा कौन था, उनके बाल किसी हद तक जायज है। इस तरह बहुत सारे, राहुल गांधी की को स्टे मिल जाता है, उनकी सदस्यता बरकरार रहती है, लेकिन मेरी मिनटों में चली जाती है। इस तरह से उन्होंने जो तमाम बातें की उसमें एक चीज आप भूल गए, उन्होंने एक बात और भी कही। उन्होंने कहा जेल का तो मुझे बड़ा तजुर्बा हो गया है, इंदिरा जी ने मुझे जेल में डालने की पहली आदत डाली, पहले तो इंदिरा जी ने मुझे जेल में डाला था। यानी वो कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं और अपनी समाजवादी पार्टी पर भी हमला करके अखिलेश यादव पर लगातार दबाव बना रहे हैं। एक तरफ ये दबाव और उसी टाइम पे बसपा का जबरदस्त दबाव, और बसपा भी एक नए पीडीए के तौर पर पेश होने वाली है। हालांकि मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर से कि अगर बसपा सिर्फ दलित समाज के लिए भाषण देती है, अगर मायावती जी सिर्फ दलित समाज की घर वापसी के लिए इमोशनल भाषण देती हैं, सत्ता पर हमला करती हैं, सत्ता को दलित विरोधी बताती हैं, तब उनका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब उनकी घर वापसी हो जाएगी तो खुद ब खुद मुसलमान भी आ जाएगा, गैर यादव पिछड़ा भी आ जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने एक कोलाज बनाया और उन्होंने पीडीए की तर्ज पे पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों की बराबर की बात कही, तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन, वो इल्जाम, वो तोहमतें एक बार फिर गहरी हो जाएंगी कि ये पीडीए की तोड़ के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की कोशिश करी। एक चीज और आपने काशीराम जी का जिक्र किया, ये बात मैं भी मानता हूं कि बसपा के लिए सबसे सौभाग्य का जो दौर था
सबसे बड़ी कामयाबी जो थी 2007 में बहुमत की सरकार, वही उसकी सबसे बड़ी नाकामी भी, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है जब बसपा पहली बार अपने बूते पर बहुमत की सरकार बनाती है। क्योंकि काशीराम का ये सिद्धांत के खिलाफ था। सर्व समाज के साथ जब बसपा आ गई तो कहीं ना कहीं उसका जो कैडर था, जो उसका दलित समाज था, वो कहीं ना कहीं पिघलने लगा, इधर उधर बिखरने लगा, और उसको पहले लगता था कि वो सिर्फ मेरी पार्टी है, इसका मिशन सिर्फ दलित समाज के उत्थान का है। उसको समाज में मुख्य धारा पर जब उनका ब्राह्मणों भी आओ, मुसलमानों भी आओ, पिछड़ों भी आओ, तो कहीं ना कहीं छिदर मिदर हो गया। वही हुआ कि 5 साल की सत्ता के बाद डाउनफॉल शुरू हो गया। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो काशीराम जी ने कहा था कि हमें सत्ता का नियंत्रण चाहिए है, हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए। बसपा अगर पूरे नंबर नहीं भी लाती है तब भी हर जगह बहन जी का, मायावती जी का हमेशा सीएम के चेहरे के तौर पर वो 100 सीटों पर, 80 सीटों पर भी आ सकती हैं। लेकिन बहुमत के बाद भी, वो सत्ता में आने के बाद भी उनकी पार्टी लड़खड़ा जाती है। उसका कारण यह है कि दलित समाज के अलावा तमाम अलग अलग मुस्लिम, पिछड़ों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, सबकी जब बात होने ठीक, लगती है नावल बाबू, तो ठीक है। उनकी मैं इस सवाल का उत्तर सुरेश जी से लेता हूं, लेकिन मुझे एक चीज और भी लगती है कि 6 के अक्टूबर में काशीराम जी दिवंगत हो गए और 7 में सरकार आ गई। अगर इस 5 साल काशीराम जी जिंदा होते तो वो मायावती को भी सीधा चलाते, पार्टी को भी सीधा चलाते, सरकार को भी ठीक चलाते। हमने मुलायम सिंह को बसपा की सरकार चलते देखी है, व्यक्तिगत तौर पर भी कितना शार्प फोकस रहता था काशीराम का कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेंटोर चला गया तो फिर जैसे सरकार चलनी थी वैसे चल गई, और उसके बाद जो होना था सो हो गया। पहाड़ तक पहुंचा तो दिए काशीराम, लेकिन आप पहाड़ पर टिकना नहीं सीख पाए तो खड़ामा नीचे गिरे आके। सुरेश जी, बात तो दुरुस्त है? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है ना जी। देखिएगा, ये वो बात तो ठीक है कि हम लोग 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। अभी भी हम उसी प्रयास में हैं। उसका कारण है कि बीजेपी वाले प्रवक्ता साहब भी बैठे, सपा वाले भी बैठे हैं, क्योंकि हम कहेंगे समाज में जाकर के कि शेड्यूल ट्राइब का प्रेसिडेंट न राम मंदिर के उसमें बुलाया गया, ना जो है संसद भवन के उद्घाटन समारोह में बुलाया गया। और इतना ही नहीं, अभी हाल में पिछड़े वर्ग का, ये सपा वाले ध्यान से सुने, ये जो मोहन यादव साहब हैं मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने 27% आरक्षण पूरा करने की बात कह दी। तो आज पूरा का पूरा आरएसएस तबका, बीजेपी का कट्टर, उन लोगों ने उसको हटाने तक की बात सोच ली है। तो क्या हम लेने जाएंगे समाज में? क्या ये जो 9 तारीख का हमारा माननीय कांशीराम साहब के लिए श्रद्धांजलि देने का है, तो कांशीराम साहब ने कहा था कि मौका मिले तो भुनाओ, ना मिले तो बनाओ। तो ये जो साहब का श्रद्धांजलि सभा है लखनऊ पर, दिल्ली में और अदर प्रांतों में भी है, तो वहां पर हम इन बातों को रखेंगे। बीजेपी का भी पूरा पर्दाफाश करेंगे। और सपा ने इस देश में क्या किया है? क्या मेरा मुसलमान आज बखूबी जिंदगी जी रहा है? वो जान बचाए फिर रहा है? तो क्या लोग जानते नहीं है? हम इनकी चर्चा करेंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक करेंगे, अब की बात साहब कांशीराम साहब भी इस चीज में चिंतित रहे कि हम भीड़ जुटाने में तो अव्वल दर्जे के हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो 9 अक्टूबर वाली रैली है, इसमें हम वही निवेदन होगा, दिल्ली पर भी वही निवेदन होगा कि जितने यहाँ आए हो उसकी सैकड़ों की तादाद में मिला करके गुणात्मक तरीके से उतना वोट डालेंगे, डलवाएंगे और बसपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता तक लाएंगे। माननीय बहन जी को वहां का चीफ मिनिस्टर 5 बार बनाएंगे।
ये कोई ठीक है सुरेश जी, भाषण ठीक नहीं है है। अशोक जी, जो हो रहा है वही तो है। बीएसपी कह रही है हम तो 9 तारीख की रैली में मुसलमान और उसके बाद से देश भर में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ये बताएंगे कि सपा ने तुम्हारा क्या क्या शोषण किया है। अच्छा, उधर से ऑक्सीजन आजम साहब दे ही रहे हैं, ये तो जान ही लो आप। सूरज जी रुक जाओ, ऑक्सीजन आजम साहब दे रहे हैं और अल्लाह की मर्जी इसके का मेहर रही तो वो ऑक्सीजन देते रहेंगे क्या? वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने बाण जो हैं उन पे धार रख लेते हैं क्या, और फिर दरवाजा खोलते बोले हाँ भाई आ जाओ इंटरव्यू वालों, और एक एक ऐसा डायलॉग मारते हैं कि हाँ छाती चलनी हो जाए। बताओ, ये तो हम सोचे नहीं थे, कहां से खोज के लाए आजम खान। बोले एक भी मुसलमान बैठाला हो बराए नाम तो बता दो। काहे का इंडिया अलायंस है जी, कह रहे हैं। बोले हिंदुओं के बाद सबसे बड़ी तादाद जिस कौम की, उस कौम को स्टूल तक नहीं दिया अशोक जी। तो ये वो भी कादर खान स्टाइल में बोल तो रही है, और उनके ही डायलॉग बसपा बाजार में ले जाएगी, कहती हमारी न मानो, हमारी न मानो रंग रेजवा की मानो, होता है ना गाना था। ये भी कहेंगे कि उनका आजम खान की सुन लो अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, सवाल ये उठता है कि आज बसपा कह रही कि हम समाज को जगाएंगे, समाज को बताएंगे, और ये समाज को जगाने और बताने का काम लगातार 4 वर्षों तक 22 से लेकर के 26, अब लगभग 4 साल हो गया, 25 का लास्ट चल रहा। बसपा कान में तेल डाल के पड़ी थी। 69,000 शिक्षक भर्ती हो गया, बसपा कान पे जू नहीं रहेगी। हाथरस कांड हो गया, बसपा के कान पे जू नहीं रहेंगी। लेटरल इंट्री हो रहा था, दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बाईपास करके आईएएस बनाया जा रहा था, बसपा कान में तेल डाले पड़ी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, बसपा को सबकी चिंता हो गई। अभी तक किसी को चिंता नहीं थी। ये देखिए, ये मानसिकता है। अभी आज की डेट में जस्टिस बीआर गवई के ऊपर एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश किया। ये मानसिकता कहाँ से आ रही है सुरेश चंद जी? ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये सामंतवादी मनुवादी मानसिकता ये लोगों के दिमाग में कहाँ से आ रही है? ये मानसिकता आ रही भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से। और भारतीय जनता पार्टी को पावर में कौन ला रहा है? ये बीएसपी पूरे पावर से उनको पावर में लाने का प्रयास कर रही है। अब आप बताइए कि बसपा भाजपा को पावर में ला रही है, भाजपा सामंतवादी मानसिकता पैदा कर रही है, और सामंतवादी मानसिकता से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके ऊपर सामंतवादी लोग जूता फेंक रहे हैं, कह रहे हैं सनातन की रक्षा करो। तो जो सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो इस तरह का काम किया जा रहा है कि दलित समाज का चाहे कोई भी अधिकारी हो, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा पावरफुल तो कोई नहीं हो सकता, जो न्याय की कुर्सी पर मतलब न्यायमूर्ति के तौर पे भाई उनके ऊपर इस तरह का हमला हो सकता है, मनुवादियों को जा रहा। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हो? आप कहाँ जा रहे हैं? और जो सामंती मानसिकता की सूत्रधार कौन है सुरेश चंद जी? सामंतवादी मानसिकता के सूत्रधार भाजपा आरएसएस है। उसी भाजपा आरएसएस को आप सत्ता में ला रहे हो, उसी भाजपा आरएसएस को आप सत्ता में ला रहे हो, जो सामंतवादी मानसिकता की पोषक जनक जननी सब है। तो इस बात को बी समाज भी समझ रहा है, सी समाज भी समझ रहा है, ए समाज भी समझ रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा था जी कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी भाजपा के सहयोग से, लेकिन उन योजनाओं में पीडीए नहीं फंसेगा। पीडीए की एक योजना है, योगी सरकार को हटाओ। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा ना। सुरेश जी अभी रुकना होगा। दीपक सोनकर जी, बीएसपी और बीजेपी के बीच में कुछ है, ये चीज भले ही आपके विरोधियों ने स्थापित की हो या मायावती जी की पिछले कुछ वर्षों से जो उनकी गैर चुनाव काल में जो असक्रियता थी कि भाई घर से नहीं निकलना है, कहीं जाना नहीं, किसी कार्यक्रम को ना आयोजित करना है, ना किसी के कार्यक्रम में जाना है, घर में रहना अपने ठंडे में, निकलना ही नहीं, ये जो भाव था उसने इस आरोप को और पुख्ता किया कि आपके और बीएसपी के बीच में कुछ है साठगांठ। अब
मायावती 10, 11, 12 साल बाद बाहर निकल रही लखनऊ में कोई रैली करने के लिए, क्या? वरना वो कांशीराम जी का, अंबेडकर जी का, सबका जयंती, परिनिर्वाण दिवस सब अपने घर में ही करती थी, पब्लिक में नहीं। फूलमाला वो वहीं चढ़ा देती थी जो चढ़ा देती थी। सतीश मिश्रा होते थे तो चले जाते थे, बाकी गेट बंद रहे। अब वो पहली बार निकली हैं, उनके लिए भी सर्वाइवल का प्रश्न है। तो उसका कोर इशू यही है कि बीजेपी के साथ उनका कोई रिश्ता है कि नहीं, इसका खंडन मायावती कैसे करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा इसी को बनाएगी। दीपक जी देखिए, दोस्ताना किसका था और रिश्ता किसका मजबूत था, ये तो 2019 के गठबंधन में सबको पता था, जनता को पता था। 2019 में गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के साथ में लोग लड़े थे चुनाव, तब सीटें भी कम आई और बहन जी ने भी इस बात को माना, मायावती जी ने भी इस बात को माना कि हमारा वोटिंग परसेंटेज घट गया गठबंधन से। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना कार्यक्रम कर रही है, अगर बहन जी किसी सरकार की विपक्षी बात करेंगी तो भाजपा उसका जवाब देगी। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि समझने की बात यह है, अशोक भाई अभी हमें पीडीए की बात बार बार बता रहे थे, भाई आप किस पीडीए की बात आप कर रहे हो अशोक भाई? और आपका गठबंधन 2019 में था तो उसका जवाब आप आज तक नहीं दे पा रहे हो। आपका संबंध रहा, आपका लगातार उनसे चुनाव भी सामने जी जी मुझे तकनीकी दिक्कत आ गई। मुझे लगता है एक प्रश्न बार बार उठता है, नावेद बाबू भी मेरी बात से सहमत होंगे आप, कि मायावती जी भाजपा के दबाव में आ गई, प्रभाव में आ गई। ये प्रश्न बार बार उठता है नावेद जी। सपा भी उठाती, कांग्रेस भी उठाती और बाकी भी सब उठाते, पत्रकार भी उठाते हैं। मैं एक विशेष बात कहता हूं, अशोक जी सुन लीजिए। 19 में भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, ईडी भी थी, सीबीआई भी थी, फेरा भी था, फेमा भी था, अदालतें भी थी, मुकदमे भी थे, ताज कॉरिडोर का मसला भी था, सब था कि नहीं था? कोई फाइल कम तो नहीं थी, जितनी फाइलें आज उतनी तो 19 में भी थी। जिनके लिए आप लोग ये प्रचारित करते हो कि मायावती जी डर गई, 19 में तो डर गई होती तो समाजवादी पार्टी को तो चिमटे से भी नहीं छूती। और अगर कोई मुझे गंगा में खड़े होकर भी ये समझाए कि 19 का अलायंस भाजपा की मर्जी से हो गया तो मैं उसकी बुद्धि को प्रणाम कर लूंगा। 19 का अलायंस सबसे खतरनाक अलायंस था भाजपा के लिए। इतना खतरनाक था कि अंदर खाने भाजपा के लोगों से बात होती थी तो वो भी पेश ऐसे देखो नवेद, ऐसे पसीना पहुंचते थे। भाजपा वाले भी कहते थे भाई साहब पता नहीं क्या हो, मायावती अखिलेश एक हो गए। नारा चला था, मायावती अखिलेश मिलके दे दिले संदेश, बाजी 19 में पलटाई, क्या भोजपुरी में। तो अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ 19 में भाजपा के खिलाफ समझौता अलायंस कर सकती हैं, मुलायम सिंह यादव के कैंपेन में मैनपुरी जा सकती हैं, आजम खान के कैंपेन में रामपुर जा सकती हैं, और फिर ये बात नहीं चलेगी अशोक जी आपकी कि मायावती तो डरती हैं ना, फिर नहीं चलेगी। उनसे बड़ा फिर बहादुर कौन है? मुझे समझाओ ना। मायावती भारतीय जनता पार्टी के दबाव में होती, प्रभाव में होती, या अपने किसी अभाव में होती। तीन ही चीजें होती हैं, दबाव, प्रभाव, अभाव। मायावती इनमें से किसी में होती तो 19 में अखिलेश यादव के लिए अपने घर का दरवाजा छोड़ो, रोशनदान नहीं खोलती और उस पर काला कपड़ा और लगा देती, बोले इधर आए तो देख भी ना पाए। इस बात का उत्तर मुझे किसी ने दिया। मैंने व्यक्तिगत बहस चर्चाओं में बहुत बड़े बड़े नेताओं से प्रश्न किया, मैंने यार ऐसा प्रचार ना किया करो फालतू। नावेद जी आप भी समझो, उससे खतरनाक अलायंस भाजपा ने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं विपक्ष का।
मैं यहां कह नहीं सकता, मर्यादा के विपरीत है कि बड़े नेता उस वक्त भाजपा की क्या सोच रहे थे उस अलायंस को लेकर। वो तो तब जान बची जब 15 पे निपट गए दोनों, 10 बहन जी और 5 अखिलेश यादव। तब भाजपा ने सांस ली, बोले गुरु अब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ही जा रही थी शरीर से, तब समझ में आया। अन्यथा इतना मारक अलायंस कोई क्यों बनाएगा? और मेरी अपनी जानकारी है, नावेद भाई को भी जानकारी होगी कि 24 के चुनाव से पहले, हां शर्तें उनकी थीं, लेकिन बीएसपी ने इस बात के लिए अपने को ओपन रखा था। नावेद अगर आपने भी ये बात सुनी हो तो हां कहिएगा। ओपन रखा था कि इंडिया अलायंस और बीएसपी को एक साथ आ जाना चाहिए। मेरी जानकारी है रामगोपाल यादव ने इस संभावना के विरुद्ध इंडिया अलायंस की बैठक में स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी को किसी भी सूरत में इन किया जाएगा तो सपा बाहर चली जाएगी, ये रामगोपाल यादव ने कहा। अब मुझे बताइए, अगर मायावती डरती होती तो वो इंडिया अलायंस से ऐसा क्यों कहती? क्यों कहती? और 19 का गठबंधन हिमालयी उदाहरण है, हिमालयी उदाहरण। ईडी, सीबीआई, पुलिस, कोर्ट कचहरी, सेना, एनएसजी सब थी, फिर भी मायावती ने अलायंस कर लिया है। गजब करते हो यार। बोले आनंद की फाइल है, ओ आकाश की फाइल है, मायावती की फाइल है, नोएडा की फाइल है, बादलपुर की फाइल है। कहां गई फाइल है? कहां गई? जो लोग ये प्रचार करते हैं कि अरे मायावती जी वहां डर के मारे कांप रही है, रजाई बोल नहीं रही है, कतई है, मुल्क के देख रही हैं, उनको 19 ध्यान करना चाहिए। और हर क्रूशियल सीट पर 19 के अलायंस में मेरे ख्याल 12-14 जगह बहन जी गई थी, मायावती जी खुद गई और भाषण देकर आई। तब इतना मारक अलायंस तो किसी ने का नहीं रहा जिससे भाजपा को इतने नुकसान की संभावना थी। उस अलायंस के बारे में एक आकलन यह भी था, मैं नाम में नहीं जाऊंगा, संख्या कोट कर दूंगा अशोक जी, उस अलायंस को लेकर, और आप तो हमारे मित्र फोन करिएगा तो मैं नाम भी बता दूंगा। क्या 65 से ओपनिंग मानी जा रही थी, 65 से यूपी में। नावेद को हमारे आपके बीच में नहीं, बड़े नेताओं की बता रहा हूं जो पार्टियां चलाते हैं, 65 से ओपनिंग। बोले भाई जब 70 तक भी जा सकते हैं। सोचिए बीजेपी की क्या हालत रही होगी। वो तो इनके ग्रह अच्छे थे, जन्मपत्री मजबूत ग्रह बैठे थे कि आप 15 जीत पाए, लेकिन इंतजाम तो पूरा किया था आपने। अजीत सिंह को भी ले आओ, इसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ। ये अलग बात है कि अजीत सिंह चुनाव हार गए उस लहर में भी। इसलिए ये आरोप मैं स्वीकार नहीं करता कभी मायावती जी के लिए। जितने डेयरिंग फैसले अखिलेश जी ने लिए, मायावती जी के फैसले उससे कम डेयरिंग कहां है भाई, बताइए। अखिलेश यादव ने जितना साहस दिखाया बीएसपी से अलायंस करने में, उतना ही उससे ज्यादा साहस तो मायावती ने दिखाया अलायंस करने में, क्योंकि बताया ही जा रहा था कि मायावती जी भाजपा के से डर रही हैं। मूल विषय इतना कि सरल भाषा में मैं कहूं, विपक्ष के नॉन बीजेपी अपोजिशन की कोशिश होगी ये प्रचार करने में कि बीएसपी बीजेपी के फोल्ड में है। 9 तारीख को मायावती जी इस आक्षेप को जितने अच्छे से खत्म कर पाएंगी, बीएसपी के खड़े हो जाने की उतनी ही संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और मैं राजनीति में, माफ करिएगा मुझे, अपने पत्रकारी अनुभव से राजनीति में कभी किसी को खारिज नहीं करता। सियासत फिनिक्स का खेल है, फिनिक्स का, क्या राख से जिंदा हो जाए।
इनके पास तो तब भी 9% है। राख से जिंदा हो जाते हैं लोग, और आकाश पे बैठे लोग राख हो जाते हैं। किसी ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा कि मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी जीवित, अजीत सिंह साथ और 15 सीटें? किसी ने सोचा था ना, लेकिन हो गया। यही जनता है, इसीलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।